सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लोरल एनाटॉमी दिखा रखी है। फ्लोरल एनाटॉमी के अंदर हमारे पास टोटल 4 होल्स होते हैं, जिसमें से 2 एसेंशियल होल्स होते हैं और 2 नॉन एसेंशियल होल्स होते हैं। एसेंशियल होल्स हमारे पास होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और जबकि नॉन एसेंशियल पार्ट्स हमारे पास होते हैं सेपल्स और पेटल्स होते हैं, राइट। सो जो बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम पेटल बोलते हैं, और जो नीचे जो यहाँ पे जो सेपल दिखा रखे हैं, जो ग्रीन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है। तो ये है हमारे पास सेपल, ऊपर वाला है हमारे पास पेटल। पेटल्स का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं ये पॉलिनेटर्स को, ताकि क्या हो सके, इनका पॉलिनेशन हो सके। और जो सेपल होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं फ्लावर के लिए, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक पिंक कलर का यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये हमारे पास होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आप पिस्टल या फिर गाइनोशियम आप बोल सकते हो, ठीक है। यहीं पे आके हमारे पास पोलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे स्टिग्मा बोलते हैं, और जो लंबी सी जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे से बर्च पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। फिर है हमारे पास स्टैमन। स्टैमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा पार्ट ऐसे स्टैमन बनता है, ठीक है। स्टैमन के अंदर भी 2 पार्ट है। ये जो लंबी से ऐसे गई स्टॉक इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। तो चलो अब एक बार ये भी देख लेते हैं जो चारों होल्स होते हैं वो किसके ऊपर अटैच हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिसेप्टिकल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिसको आप थैलेमस भी बोल सकते हो, ठीक। सो फ्लावर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स हैं बायोलॉजिस्ट के लिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स फ्लावर्स को यूज़ करते हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फ्लावर्स को मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स मानते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर हम सबसे पहले एंथर के एनाटॉमी देखने वाले हैं। अब ये वही एंथर है जो मैंने ऐसे बनाया था, ये था फिलामेंट और ऊपर था पोर्शन एंथर, ठीक है। अब इस एंथर को जूम आउट करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल 4 लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। नंबर 1 एपिडर्मिस, देन है एंडोथीशियम, देन है मिडिल लेयर, देन है टेपिटम। अब जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। इसी के अंदर हमारे पास एंडोथीशियम लेयर है जो कि डाइजेंस के लिए यूजफुल होती है, और एपी और एंडोथीशियम के बीच में 2 लेयर्स होती हैं जिनको बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्स हो सकते हैं। ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है और डाइजेंस में भी हेल्प करती है। डाइसेंस का मतलब जब ये पोलन जब पूरा मैच्योर होकर बाहर निकलता है तो वो मिडिल लेयर हेल्प करवाती है, डाइसेंस में हेल्प करती है, राइट। टैपिटम लेयर सबसे अंदर की लेयर होती है। टैपिटम क्या करती है, ये इनर मोस्ट लेयर है, ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। इनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा ये है स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये स्पोरोजेनियस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं एंथर के अंदर, और यही आगे जाके हमारे पास बनाने वाली है माइक्रोस्पोर, ठीक है। आगे देखते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कैसे होगी। अब जो स्पोरोजेनियस टिश्यू था जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट था, वहाँ पे जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, और आगे जाके बना देते हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी और एमएमसी आगे जाके मियोसिस करती हैं। अब इस पीएमसी और एमएमसी के पास पोटेंशियल होता है, ये आगे जाके टोटल 4 क्लस्टर बना सकते हैं माइक्रोस्पोर के, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है वो डिहाइड्रेट होता है तो पोलन ग्रेन डिसोसिएट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर के टाइम पे आप प्लॉइडी लेवल याद करके जाओगे, कौन डिप्लॉइड है कौन हैप्लॉइड है, ठीक है। स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर जैसे कि पीएमसी हमारे पास डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है, जबकि पोलन ग्रेन हमारे पास हैप्लॉइड होता है। अब है हमारे पास डिलीवरी व्हीकल। सो पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर होती हैं, बाहर की लेयर एक्साइन होती है और अंदर की लेयर इंटाइन होती है, ठीक है। सो सबसे पहले एक्साइन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्साइन हार्ड होती है, आउटर लेयर होती है, ये स्पोरोपोलन की बनी होती है। अब जो स्पोरोपोलन होता है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है, ये रेजिस्टेंट होता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अल्कली हो, कितना भी बेकार से बेकार एनवायरनमेंट क्यों ना हो, इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है, कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। इसी की वजह से हमारे पास काफ़ी पोलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट रहती है, लेकिन एक जगह होती है जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर, और ये वही जर्म पोर है जहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लर्न करोगे कि प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है,
देन इंटाइन है, इंटाइन हमारे पास अंदर की वॉल होती है, ये हमारे पास पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूस मतलब कि इसमें कोई भी जंप और वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको वॉल लेयर्स बताई है, इसके पास एक्साइन इंटाइन। अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। देखो साइज से दिख रहा है वेजिटेटिव सेल काफ़ी बड़ी है, और जबकि जनरेटिव सेल हमारे पास स्पिंडल शेप्ड की है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। ये वेजिटेटिव सेल हेल्पफुल होती है जनरेटिव सेल के लिए ताकि वो मैच्योर हो सके। तो वेजिटेटिव सेल लार्ज है, इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, कोई शेप नहीं होती। जबकि जनरेटिव सेल छोटी होती है, स्पिंडल शेप्ड एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, और ये आगे जाके दो मेल गैमीट बनाती है, ठीक है। अब देखो शेडिंग स्टेज होती है डिफरेंट 60% जो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने पोलन ग्रेन को शेड कर देते हैं टू सेल्ड स्टेज पे। टू सेल्ड स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, टू सेल्ड। बाकी कुछ 40% होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज पे करते हैं डिसोसिएट। कैसे? एक तो वेजिटेटिव सेल हो गई, और जो जनरेटिव सेल थी जब वो दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है तो 1 2 3, तो थ्री सेल्ड स्टेज ये होती है। अब जैसे कि हमारी खुद की लाइफ साइकिल होती है कि हम इंसान इतने साल जी सकते हैं, उतने साल जी सकते हैं, इसी तरीके से पोलन ग्रेन की खुद की भी वायबिलिटी होती है। लाइक 30 मिनट तक तो हमारे पास वायबिलिटी है वीट और राइस की। मतलब कि अगर वीट को 30 मिनट तक अगर कोई फीमेल नहीं मिली तो उसके बाद पोलन ग्रेन हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रोजेसी हो गई, सोलेनेसी हो गई, लेग्यूमिनेसी हो गई, उन फैमिलीज के अंदर मंथ्स तक वायबिलिटी होती है, ठीक है। हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर, जो कि पोलन बैंक के अंदर किया जाता है। डन। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ ओव्यूल। इसके अंदर हम देखेंगे ओव्यूल क्या है। ओव्यूल को सबसे पहले आप जानो, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ना है तो ओव्यूल हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ेंगे बाय द फ्यूनिकल, द स्टॉक अटैचिंग द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। अब इस फ्यूनिकल को हमारे पास क्या करेगा? फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन है, वो है हाइलम। तो ये जो पोर्शन है ये होता है हाइलम। तो जंक्शन वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे हमारा फ्यूनिकल फ्यूज कर रहा है ओव्यूल के साथ, इसी पोर्शन को हाइलम बोलते हैं, ठीक है। फिर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ पे पूरी इंटेग्यूमेंट्स कवरिंग कर रही होती है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती। इंटेग्यूमेंट्स क्या है हमारे पास? लाइक ये एक आउटर इंटेग्यूमेंट्स होती है, एक इनर इंटेग्यूमेंट्स होती है। ये पूरे ओव्यूल को इंसर्कल करती है एक्सेप्ट वन रीजन विच इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। इंटेग्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया। प्रोडक्टिव लेयर्स होती हैं 1 to 2 हो सकते हैं जो कि पूरे ओव्यूल को इंसर्कल करती हैं। इसी माइक्रोपाइलर के ऊपर एक एंड होता है जिसको बोलते हैं चलाजल एंड। अब इसके अंदर ओव्यूल के अंदर हमारे पास न्यूसैलस प्रेजेंट होता है। न्यूसैलस सेम हमारे पास फूड रिजर्व का काम करता है, जैसे कि भी टैपेटम के अंदर देखा था, ठीक है। अब फिर इसके अंदर एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल देते हैं। डन। अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। सो सबसे पहले जो एमएमसी थी, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर भी हमारे पास पीएमसी थी, पोलर मदर सेल, और एमएमसी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। इसके अंदर मियोसिस होगी, और ये भी आगे जाके 4 ही हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, लेकिन मेल के अंदर 4 बने थे और चारों ने आगे जाके पार्टिसिपेट किया था, चारों ने ही पोलन बनाए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, जबकि एक ही आगे जाके फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और यही आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोसैक हमारे पास कैसे बना? एक सिंगल मेगास्पोर से, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर। अब देखते हैं एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रियोसैक ये है हमारे पास। एम्ब्रियोसैक के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन 7 सेल होती हैं। पहले समझ लो कैसे। ये रीजन है माइक्रोपाइलर एंड, और ये रीजन है चलाजल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर यहाँ पे 1 2 और प्लस में ऐसे 3 सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। एक जो यहाँ पे 1 और 2, ये दोनों सेल्स का नाम है हमारे पास, इसका और इसका, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। और जो बीच में जो सेल है इसको बोलते हैं एग सेल, ठीक है। सेम इसी तरीके से 1 2 3
ऊपर भी सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। कहाँ पे प्रेजेंट है? चलाज़ सेल एंड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाती है। माइक्रोपाइलर एंड पे एक हमारे पास एग सेल है सेंटर वाली और दो सिनर्जिड होते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपैरेटस। क्लियर? अब सुनो, 8 जो हमारे पास न्यूक्लियस बने कैसे? 1 देखो, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 4 5 6। ठीक है, बीच में 2 है, 7 8। 8 तो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 8 में से 6 न्यूक्लियस के ऊपर तो सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं बनती, तो वो बीच में आके एक बड़ी सेल बना लेते हैं जिसको आप सेंट्रल सेल, डिप्लॉयड न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हो। तो इसीलिए हमारे पास टोटल 7 सेल होती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस टोटल हमारे पास 8 होते हैं। डन? तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो, फंक्शनल मेगास्पोर ने आगे जाके क्या बना दिया हमारे पास? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन की। एक से एक न्यूक्लियस ने 2, 2 से 4, 4 से 8। ये कैसे होता है? मान के चलो एक न्यूक्लियस ये था, आगे जाके इन्होंने 2 न्यूक्लियस बनाए, फिर उन्होंने ऐसे करके 4 न्यूक्लियस बनाए, फिर आगे जाके इन सो ऑन 8 न्यूक्लियस बनाए। तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेज आई न्यूक्लियस की? 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज आई। ठीक है, लेकिन सेल वॉल हमारे पास सिर्फ 6 न्यूक्लियाई पे होती है, बाकी 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं बीच में। इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, ये बीच में सेंट्रल सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ही सेल के अंदर कवर अप हो जाते हैं, इसीलिए इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे जो सिनर्जिड थे ना, उनके ऊपर ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेल्प करते हैं, जो पोलन ट्यूब आएगी ना, पोलन ग्रेन आएगा, वो पोलन ट्यूब के जरिए आएगा। ठीक है, तो अब पोलन ट्यूब को तो नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, उसको इतना पता है मुझे एग सेल से फ्यूजन करना है, तो हेल्प करता है सिनर्जिड। सिनर्जिड उसको डायरेक्शन बताएगा कि इसको एग सेल के साथ फ्यूजन करना है। तो ये काम होता है हमारे पास सिनर्जिड का। ठीक है, तो देखो, सेल्यूलर थिकनिंग होती है सिनर्जिड के ऊपर, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। डन? अब देखते हैं मीटिंग। हमारे पास जो पोलन बन गया, साथ में हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट वगैरह बन गए। अब उसके अंदर मेरे को पॉलिनेशन करवाना है। सो पॉलिनेशन इनके अंदर होता है हमारे पास 3 तरीके से। एक तो ऑटोगैमी, एक जिटोनोगैमी, एक जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट है, मान के चलो एक ही प्लांट है और उसी प्लांट के अंदर एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर मेल भी और फीमेल भी है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ठीक है, तो होगा ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी, मान के चलो एक प्लांट है लेकिन इस पर 2 फ्लावर हैं, एक पे मेल है एक पे फीमेल है। जेनेटिकली प्लांट सेम है तो जेनेटिकली वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फंक्शनली क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, जीनोगैमी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट ही प्लांट, इधर मेल है इधर फीमेल है, यहाँ पे असलियत में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये हमारे पास कुछ इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, देखो, ऑटोगैमी के अंदर पोलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, अब अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो सिंक्रोनी होनी चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब प्रॉपर तालमेल होने चाहिए, दोनों के दोनों साथ में रिलीज होने चाहिए, तभी जाके सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, अब इस ऑटोगैमी के अंदर भी 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, एक चेस्मोगैमस फ्लावर, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो अपने एंथर और स्टिग्मा को हमेशा ओपन रखते हैं। अगर कोई चीज़ ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कोई भी आके अटैक कर सकता है, सो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। जबकि जो क्लिस्टोगैमस होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस हमेशा क्लोज होते हैं, उसके अंदर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। अब अगर मैं जिटोनोगैमी की बात करूं तो यहाँ पे नेबर पॉलिनेशन है। नेबर पॉलिनेशन मतलब फ्लावर हमारे पास 2 हैं लेकिन प्लांट हमारे पास सेम है। ठीक है, तो पोलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्लियर? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली वो ऑटोगैमी कर रहे हैं। डन? जीनोगैमी के अंदर पोलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, इसके अंदर डिफरेंट तरीके के जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन रिलीज होते हैं। अब हमारे पास अगर डिफरेंट पोलन आया है, अलग ही स्टिग्मा है, तो हमारे पास वेरिएशंस भी आएंगी। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो याद रखो कि ऑटोगैमी मतलब सेम रो, आप मान के चल सकते हो एक ही
प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। ज़ीटोनोगेमी मतलब डिफरेंट रूम, ठीक है, एक ही घर के अंदर डिफरेंट रूम में, बस ये मान के चलो एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर है। जीनोगेमी डिफरेंट हाउस, दोनों हमारे पास प्लांट अलग है और उन्हीं प्लांट के ऊपर एक के पास मेल है, एक के पास फीमेल। डन। अब है हमारे पास हु इज ड्राइविंग, मतलब पॉलिनेशन को कराएगा कौन। तो पॉलिनेशन को कराने के लिए हमारे पास एक एबायोटिक एजेंट होता है, एक बायोटिक एजेंट होता है। एबायोटिक मतलब जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं लाइक विंड, वाटर। बायोटिक होते हैं जो कि हमारे पास एनिमल्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। सबसे पहले एबायोटिक देख लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है बायोटिक और एबायोटिक के अंदर कॉमन कौन होता है। सो ऑब्वियस सी बात है बायोटिक कॉमन होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से पॉलिनेशन करा सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर विंड आता है। अब विंड के अंदर अगर हमें पॉलिनेशन करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मानो फीमेल है इस वाले प्लांट के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास मेल है, इसको उड़ के यहाँ तक जाना है। तो उड़ के जाना है तो इसका वेट होना चाहिए लाइट वेट, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी, कहीं पे चिपकना नहीं चाहिए, इसके स्टेमन एक्सपोज्ड होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो आराम से निकल सके। फीदरी स्टिग्मा होनी चाहिए, मतलब स्टिग्मा लहराती हुई होनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ से कोई पोलन आ रहा है तो वो उसको आराम से ट्रैप कर सके, ठीक है। सिंगल ओव्यूल होता है पर ओवरी, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास कॉर्न, कॉप, ग्रासेस। देन है वाटर। वाटर का जो 30% जनरा यूज़ करते हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, कोई अबव सरफेस करवा रहा होता है पॉलिनेशन, कोई बिलो द सरफेस, कोई सेम सरफेस पे करवा रहा होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेलिस्नेरिया हो गया आपके पास, वाटर हिएसिंथ भी होता है, काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। पोलन इसके अंदर जो निकलता है वो रिबन लाइक होता है, क्योंकि इसे पानी के अंदर स्विमिंग करके जाना है, तो रिबन लाइक होता है। और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, ताकि वो खराब ना हो सके। एक चीज़ याद रखोगे, एबायोटिक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो जो पोलन है वो सुंदर हो या फिर जो फ्लावर्स है वो कलरफुल हो, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए ये सब चीज़ें अट्रैक्टफुल नहीं होंगी। और ना ही वो नेक्टर रिलीज़ करते हैं, नेक्टर मतलब कोई खाना पीना वो रिलीज़ नहीं करते पॉलिनेटर्स के लिए, ठीक है। अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक के अंदर बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बर्ड्स, बैट, ये सब होते हैं। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं बीज, ठीक है। अडेप्टेशन क्या है, फ्लावर्स। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्लावर्स क्या होते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर लार्ज होते हैं, खुशबू आती है इनके अंदर से, ठीक है। स्टिकी पोलन रिलीज होता है इनके अंदर। फ्लोरल रिवॉर्ड, इसके अलावा हमारे पास जो फ्लावर होते हैं वो रिवॉर्ड भी दे रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को, जो भी उनका पॉलिनेशन कराता है, लाइक नेक्टर, नेक्टर मतलब खाना, पोलन भी दे देते हैं बहुतों को, तो सेफ प्लेस भी देते हैं। एग्जाम्पल आपके पास हमारे पास मॉथ और यूका प्लांट होता है। जो मॉथ होता है वो तो फ्लावर का पॉलिनेशन कराता है, और जो यूका प्लांट होता है वो मॉथ के एग्स को अपनी ओवरी के अंदर रख के रखता है, ठीक है। कुछ कुछ फाउल ऑर्डर भी रिलीज करते हैं, गंदी स्मेल भी रिलीज करते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके मक्खी वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर एक डायलॉग होता है। मानो यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, इसको स्टिग्मा पे लैंड कर गया ये, लेकिन इसको ओवरी तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेस से निकलना पड़ता है। जैसे कि अगर पॉलिनेशन के अंदर अगर राइट टाइप का पोलन आया तो इसको स्टिग्मा रिसीव करेगी। अगर गलती से हमारे पास इनकम्पैटिबल पोलन आ गया तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। सो हमारे पास अगर एक्सेप्ट हुआ पोलन, तो पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और वो ओवरी तक जाएगी, ठीक है, थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। कौन उसको गाइड करेगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस था, जो कि सिनर्जी के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। सो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द राइट पोलन। पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि कौन सा कंपैटिबल है, कौन सा इनकम्पैटिबल है, क्लियर। अब कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। ये आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या कहते हैं कि कभी कभी फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। तो हम क्या करें ताकि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से निकल सके, तो हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, पोलन के टाइम को चेंज कर देते हैं, है ना। हो सकता है कोई पोलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा बाद में रिलीज हो रही हो। मानो एक ही फ्लावर है, उसके अंदर मेल भी था, उसके अंदर फीमेल भी थी,
लेकिन जो मेल वाला जो फ्लावर था वो पहले रिलीज हो गया और स्टिग्मा बाद में रिलीज हुई। इनके बीच में तालमेल बिगाड़ दी, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पोजीशन, हो सकता है जो फ्लावर है उसके अंदर मेल की पोजीशन थोड़ी ऊंची कर दो और फीमेल को थोड़ा नीचे की तरफ कर दो, उनकी पोजीशन को चेंज कर दो, डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस कर दो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब स्टिग्मा खुद से पोलन को अंदर एंट्री ही नहीं करने देगी, इनकम्पैटिबल मान के उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर आपके पास एक ऐसा प्लांट है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर रिलीज करता है, मान लो मेल ही वाला ही रिलीज कर रहा है या फिर फीमेल ही रिलीज कर रहा है, सो वो होते हैं हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सो मोनोइशियस फ्लावर कौन से होते हैं, जिनके पास दोनों तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल भी। एग्जाम्पल कैस्टर मेज। नेक्स्ट है डायोशियस। डायोशियस पपाया एग्जाम्पल हो गया, जो कि ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। कभी कभी प्लांट ब्रीडर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को यूज करते हैं। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मानो एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल वाला फ्लावर अच्छा है बट फीमेल वाला फ्लावर अच्छा नहीं है, तो मैं उस मेल वाले फ्लावर को उसकी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक देने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप करोगे इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब जो एंथर था उसको वहां से कट आउट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप जो स्टिग्मा बची उस स्टिग्मा को आप कवर कर दोगे ताकि उसके ऊपर और कोई आके एंथर उसके ऊपर पोलन रिलीज ना कर दे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब जो पैगिंग कर दिया आपने स्टिग्मा के ऊपर, अब उस स्टिग्मा के पास अपना मनचाहा पोलन लेके आओ जिससे कि आप उसका पॉलिनेशन करवा सको। सो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसको काफ़ी प्लांट ब्रीडर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास 3 सेल डिशेज थी जिसके अंदर 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे, ठीक है। अब इन दो मेल गैमेट्स को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अगर एक मेल गैमेट आता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, यहाँ पे एग सेल थी, और बनाता है जाइगोट। क्यों, क्योंकि मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था और एग सेल भी हैप्लॉइड थी। N+N मिलके बनाते हैं 2N, जिसको जाइगोट बोलते हैं, और यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेल गैमेट होगा, वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। सो पोलर न्यूक्लियाई तो पहले से डिप्लॉइड था और साथ में मेल गैमेट N है हैप्लॉइड, तो 2N+N मिलके बनाता है 3N, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर PEN पेन करके बोल सकते हो, ठीक है। सो जो फर्स्ट प्रोसेस हुई उसके अंदर सिंगैमी हुआ, ठीक है, रियल में फर्टिलाइजेशन हुआ, और सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन हुआ। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एंडोस्पर्म खाना प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। देन अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि इसके बाद क्या होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो एंडोस्पर्म है वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जाइगोट डिवाइड तभी ही करता है जब उसके लिए बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म बन चुका होता है। तो एंडोस्पर्म के अंदर हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। मान के चलो एक सेल थी, उसने आगे जाके 2 बनाई, फिर 3, फिर 4, फिर 6, बट उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं बनी, कोई डिवीजन नहीं हुई। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोकोनट दिखा रखा है, कोकोनट के जो अंदर जो वाटर होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला पार्ट, और जो बाहर जो गोला होता है, जो वाइट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कर्नल, ठीक है। सो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है वो है सेल्यूलर डेवलपमेंट, वहाँ पे सेल वॉल बनी है, और जो अंदर जो पानी है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है, ठीक है। फिर आता है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब भाई जाइगोट से हमें एम्ब्रियो बनाना है, तो जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनाने के लिए हमें एम्ब्रियोजेनी से गुजरना पड़ता है, मतलब जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। फिर ग्लोबुलर स्टेज आती है, देन हार्ट शेप्ड, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। जैसे कि जाइगोट के अंदर सिंगल सेल थी, इसने काफ़ी सारी सेल्स बनाई तो प्रो एम्ब्रियो, फिर इसने थोड़ा गोल गोल स्ट्रक्चर बनाया ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर इसने हार्ट शेप्ड स्टेज पे आके इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, देन एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, प्लूम्यूल ऊपर का रीजन जो कि आगे जाके शूट बनाता है, स्टेम वगैरह, और नीचे का पोर्शन होता है रेडिकल, जिससे मतलब रूट से बनता है रेडिकल। सो रेडिकल से आगे जाके सारी चीज़ें रूट है, रूट वगैरह बनेंगी, ठीक है। अब टिपिकल डाइगोट जो हमारे पास होता है ना, उसके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। लेट्स से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है,
इसके ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट हैप्पिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल आगे जाके प्ल्यूम्यूल में चेंज होता है और हाइपोकोटाइल आगे जाके रेडिकल के अंदर चेंज होता है। ठीक है, मोनोकॉट के पास एक ही कॉटिलेडन होता है, उनके कॉटिलेडन का नाम होता है स्क्यूटालम। ठीक है, अब देखते हैं सीड और फ्रूट के बारे में। सीड कब बनता है? जब मैच्योर ओव्यूल, ओव्यूल से आगे जाके सीड बनने वाला है। अब सीड के ऊपर भी सीड कोट होता है। कैसे? जो इंटेगुमेंट्स थी वो आगे जाके सीड कोट का रूप लेती हैं। ठीक है, अब सीड के अंदर वाटर कंटेंट बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से डोरमेंसी आ जाती है। डोरमेंसी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी सीड अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, सीड भी दो तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचा। एग्जाम्पल पी। एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है। एग्जाम्पल व्हीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, फ्रूट हमारे पास कब बनता है? जब ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाती है तो यहाँ पे फ्रूट बनेगा। ओवरी की वॉल आगे जाके बनाती है पेरिकार्प। ठीक है, अब देखते हैं ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप होके बनते हैं, उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट एग्जाम्पल हो गया आपके पास एप्पल, जब वो थैलेमस ही आगे जाके फ्रूट बना दे उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। डन, यहाँ पे थैलेमस ने पार्टिसिपेट किया है। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना। बनाना में आपने देखा होगा कभी भी सीड नहीं होते, और सीड किसका रिजल्ट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली, लेकिन ये मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सीड बनवा देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। और अभी मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बोला कि सीड कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक तरीके से हम एपोमिक्सिस के थ्रू हम सीड बनवा सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन को यूज किए। ऐसा कौन करते हैं? एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस के अंदर ऐसा यूज हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है? जब डिप्लॉयड एग सेल, जो एग सेल थी, जब वो बिना मियोसिस किए आगे जाके एम्ब्रियो बना दे तो हमारे पास सीड बन जाता है। डन। अब हमारे पास ना एपोमिक्सिस को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हाइब्रिड होते हैं ना उनको हमें कॉन्टिन्यूसली बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ हो रहा है। अब रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से हमें बार बार सीड बनाने पड़ रहे थे। लेकिन अगर हम एपोमिक्सिस यूज़ कर रहे हैं तो फार्मर को हर साल सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट पॉलीएम्ब्रियोनी एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा सिट्रस के अंदर, मैंगो के अंदर, है ना। सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सिट्रस के अंदर, मैंगो के अंदर। जब न्यू साइलस था हमारे पास ओव्यूल के अंदर, जब न्यू साइलस आगे जाके एम्ब्रियो सेक के अंदर डिवाइड करना स्टार्ट कर दे और वो एम्ब्रियो बना लेता है, तब होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। डन। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।